हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब इवोल्यूशन के दौरान, जब आपको पता है आज पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट है, लेकिन जब शुरू में लाइफ स्टार्ट हुई तो एक ही स्पीसीज़ होगी। तो अब एक स्पीसीज़ से बहुत सारी स्पीसीज़ नई नई बनती जाती हैं। तो हमने ये पिछले वीडियो में किया था कि नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो अब बहुत सारी स्पीसीज़ बन चुकी हैं, तो कौन सी स्पीसीज़ पहले बनी है, कौन सी स्पीसीज़ इवोल्यूशन के दौरान बाद में बनी है, कौन सी दो स्पीसीज़ आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं या क्लोजली रिलेटेड हैं, कौन सी स्पीसीज़ के कॉमन एंसेस्टर है। तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर, हम उसको ट्रेस करेंगे, हम उसको पहचानेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे पहचानते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, इसके क्या एविडेंस हैं। तो इसके अंदर आप बताएंगे कि दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। पहला है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों सेम है। मतलब जो उसका स्ट्रक्चरल प्लान है, जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना है और ओरिजिन हुआ है शुरू में, वो तो सेम है और फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन। देखिए, ये एक एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से देखने में हम बता सकते हैं। देखिए लिखा हुआ, दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ऐसे अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फॉर्मेशन का बेसिक प्लान सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन वो फंक्शन अलग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं वो पहले एक ही स्पीसीज़ हो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही है सभी का, लेकिन फंक्शन वो अलग अलग करने लगे हैं। तो स्ट्रक्चर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो इन सभी स्पीसीज़ के एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो अडेप्टेशंस आई हैं इवोल्यूशन के अंदर, जो भी चेंज आया उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अलग अलग स्पीसीज़ बनी हैं और वो क्या है, सभी कॉमन एंसेस्टर से आई हैं। तो हम ये बात जान सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन के बेसिस के ऊपर। देखिए बताया हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय टेलिंग अस दैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम एंसेस्टर। हम ये कह सकते हैं कि वो सेम एंसेस्टर से ही आए हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्गन है वो उसका स्ट्रक्चर सेम है, बस फंक्शन सभी स्पीसीज़ के अंदर उसका अलग है। देखिए एग्जांपल, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स हैं, विंग्स ऑफ बैट हैं एंड पॉम ऑफ कैट है। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो हॉर्स के जो फोर लिम्स हैं वो रनिंग के काम आते हैं, विंग्स जो बैट के विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग के काम आते हैं, और जो कैट का जो पो होता है वो क्या करता है, वॉक करता है, स्क्रैच के और वॉकिंग अटैक के काम आता है। तो इन सभी का देखिए फंक्शन जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर सभी के केस में सेम है। जो बोन्स एक में प्रेजेंट है वही बाकी दो में प्रेजेंट है। मतलब जो स्ट्रक्चर है, बेसिक प्लान है वो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सभी का सेम है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन के दौरान कुछ चेंज हुए हैं और इनके कारण इनका फंक्शन अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन तीनों के एंसेस्टर सेम हो सकता है। आगे देखिए, अगला टाइप का जो एविडेंस है वो है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। एनालॉगस क्या है कि भाई फंक्शन तो सेम है, अलग अलग ऑर्गन है, उसका फंक्शन सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और बेसिक प्लान जो है ओरिजिन का वो डिफरेंट है। देखिए, दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान बट सेम फंक्शन। उसका ओरिजिन है और जो स्ट्रक्चरल प्लान है वो अलग है, लेकिन फंक्शन उसका सेम है। एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल देखिए। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करें तो ये हमें बताता क्या है कि भाई इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। जो हमने होमोलोगस ऑर्गन देखा वो हमें बताता है कि जो भी है, जो आपके होमोलोगस ऑर्गन्स के स्पीसीज़ हैं वो सेम एंसेस्टर हो सकता है। एनालॉगस ऑर्गन क्या बता रहा है कि भाई जो इवोल्यूशन हुआ है समय के दौरान उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है। देखिए इसका एग्जांपल, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ बर्ड्स। जो बैट की विंग है और जो बर्ड्स की विंग है
दोनों के हैं आपकी, दोनों का ही फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन होता है फ्लाइंग का, फ्लाइंग का फंक्शन होता है। लेकिन जो बैट की विंग्स है वो कहाँ है, जो आपके फिंगर्स हैं, मतलब अगर आप खुद की बात करें तो आपके फिंगर्स के बीच में मान लो कि स्किन आ जाए और वो काफ़ी गैप बन जाए और वो एक विंग के जैसा काम करे। देखिए इलोंगेटेड फिंगर विद स्किन फोल्ड्स, जो फिंगर्स हैं वो ज़्यादा इलोंगेट हो गई हैं और उसके बीच में स्किन की जगह आ चुकी है, जिसके कारण वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है जो एक विंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो विंग्स ऑफ बैट हो गई। और बर्ड्स का क्या है, पूरी आर्म अगर आपकी बात करें तो आपके कंधे से लेकर के और आपके हाथ की उंगलियों तक, अगर यहाँ तक आपका पूरी कवरिंग हो जाए फैदर से, वहाँ पर पंख उगाएं और वो अगर आप फ्लाइंग के काम करें, तो दोनों क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ उंगलियों के अंदर स्किन फोल्ड आ गई है जिसके कारण वो फ्लाई कर पा रहे हैं। यहाँ पूरी आर्म जो है जिसके अंदर आपकी अलग अलग बोन्स हैं, सिर्फ उंगलियों में नहीं आया, अपने बर्ड्स के केस में पूरी आर्म के अंदर फेदर्स आ गए जिसके कारण वो फ्लाइट कर पा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये होता है आपका एनालोगस ऑर्गन। क्या होते हैं एनालोगस ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिनका कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तीसरा जो है एविडेंस वो क्या है, फॉसिल्स। फॉसिल्स होते क्या हैं, देखिए फॉसिल्स की डेफिनेशन, द रिमेन्स एंड रिलाइसिस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट। क्या होता है, जो हमने होमोलोगस और एनालोगस जो हमने किया है स्टडी, वो तो जो आज स्पीसीज जिंदा है उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। अगर हम फॉसिल्स की बात करें, जो प्राचीन समय में जो स्पीसीज जिंदा थी और जो आज नहीं है, अगर हमें उनसे उसका रिलेशन पता करना है कि भाई वो इवोल्यूशन में किससे रिलेटेड थी, उसके उस समय और कौन कौन सी स्पीसीज थे, उनका दूसरी स्पीसीज से क्या रिलेशन था, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें, क्योंकि प्राचीन समय की जो स्पीसीज हैं वो आज जिंदा नहीं है, तो हम उनको कैसे स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उनके फॉसिल्स, जो स्पीसीज मान लो मर गई है और मरने के कारण अब वो कुछ समय बाद अगर धरती में दब जाएगी तो गल जाएगी कुछ सालों बाद, लेकिन कुछ टाइम ऐसी स्पेशल कंडीशंस हो जाती हैं कि वो गल नहीं पाती हैं। मान लीजिए कोई डायनासोर है, वो अभी डेड हो गया है और वो कहीं दलदल जैसे एरिया में, उसका जो स्कल है, जो डेड रिमेन्स हैं, वो दलदल जैसे एरिया में चले गए हैं जहाँ पे कीचड़ है। तो कीचड़ के अंदर वो जो हड्डियाँ हैं वो जल्दी से गलती नहीं है और धीरे धीरे जब धूप गिरेगी तो वो कीचड़ सूख जाएगा और सूखने के बाद जो हड्डियों का जो इम्प्रेशन है, जो ढांचा है, वो कीचड़ के ऊपर लग जाएगा वैसा का वैसा, मतलब छप जाएगा जो ढांचा है हड्डियों का। मान लो डायनासोर कीचड़ में गिरा और वो सूख गया है कीचड़, और अब क्या होगा, अगर उस कीचड़ को हम निकालेंगे, वो हड्डियाँ तो कुछ टाइम में बाद, कोई लंबे समय बाद गल जाएंगी, लेकिन वो जो ढांचा जो बन गया है कीचड़ के अंदर वो तो वहीं रहेगा। तो वो क्या है कि फॉसिल है, प्रिजर्व है। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई अलग अलग कंडीशंस के अंदर हमें डेड रिमेन्स मिलते हैं। मान लो कि पूरा ऑर्गन ना मिले, कोई पूरा ऑर्गेनिज्म ना मिले, उसके कुछ पार्ट्स मिल जाएं ऐसे फॉसिल्स के रूप में, तो हम उनको स्टडी करते हैं। देखिए नीचे, फॉसिल्स आर प्रिजर्व ट्रेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स आर प्रिजर्व ट्रेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं तो उसको प्रिजर्व ट्रेसिस, उसके संरक्षित करके रखा गया है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए फॉसिल्स हो गए। देखिए फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स पोजेस फीचर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स, दिस गिव्स दैट बर्ड्स हैड इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो एक आर्कियोप्टेरिक्स होता है, एक फॉसिल था आर्कियोप्टेरिक्स का, हमें जैसे हमें डायनासोर का मिला जो कि आज जिंदा नहीं है, तो आर्कियोप्टेरिक्स का भी मिला। तो उसके फॉसिल को देखकर हमने बताया कि भाई जो रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं उन दोनों के उसके अंदर गुण हैं, रेप्टाइल्स के भी गुण हैं उसमें और कुछ ना कुछ बर्ड्स के भी गुण हैं। फ्लाई भी कर सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, लैंड पे भी चल सकता है। तो ये क्या है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के गुण हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि ये रेप्टाइल से ही इवोल्व हुआ है, क्योंकि अब मान लो रेप्टाइल्स था लेकिन वो धीरे धीरे बर्ड्स के अंदर इवोल्व हो रहा था, तो उसका बीच का जो रह गया वो आर्कियोप्टेरिक्स होगा। और इसके बाद जो आए वो रेप्टाइल्स के गुण तो भूल गए लेकिन बर्ड्स के उसमें ज़्यादा आए, तो उसको कह दिया बर्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स हैव इवोल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स से ही बर्ड आए हैं।
देखिए ये एग्जांपल से जो आपको एनसीईआरटी में भी मिले होंगे, एक इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है अमोनोनाइट, ट्रिब्लोलाइट है फॉसिल एक इनवर्टिब्रेट का, फिश का है किंगटिया एंड राजासोरस है एक डायनासोर का स्कल है, जो कि एक फॉसिल के रूप में अभी भी प्रिजर्व है। देखिए अब हम कैसे बताएंगे कि भाई ये जो फॉसिल हमें, मान लो हमें कहीं कीचड़ में कहीं अंदर इंप्रेशन मिल गया, या कुछ कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जो स्कल जो बोन्स होता है उसके अंदर मिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है और वो वैसे की वैसे ही प्रिजर्व में मिल जाती है। तो इसके फॉसिल की एज को जानने के क्या तरीके हैं? तो इसके अंदर दो तरीके हैं, एक होता है रिलेटिव मेथड, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड। रिलेटिव मेथड क्या है? देखिए कि भी फॉसिल कितना पुराना है, इसको कैसे पता करेंगे। मान लीजिए जो आपको दिखाई गई है ये आपकी अर्थ की लेयर है, ये अर्थ प्रेजेंट है, इसको लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया, 6 लेयर बना दी। अब मान लीजिए एक फॉसिल आपको पाँचवीं और छठी जो लेयर इसके बीच में मिला, और एक फॉसिल आपको पूरा सरफेस के बिल्कुल पास मिला। तो अब क्या है, जो सरफेस के पास रहेगा वो रिसेंट फॉसिल है, मतलब वो पहले आया है। और जो नीचे, जितना नीचे चलते जाएंगे लेयर के अंदर 6th लेयर के पास, तो वहाँ पे अगर कोई मिला तो वो सबसे पुराना, उसकी एज बहुत ज़्यादा है। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, तो जो अर्थ सरफेस की टॉप लेयर के पास मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 लेयर हैं, इसमें जो ऊपर मिलेगा वो क्या है, रिसेंट है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी एज जो है बढ़ती जाएगी। तो ये एक तरीका है आपका रिलेटिव मेथड। अगला क्या है भी, आपका डिटेक्ट करने का कार्बन डेटिंग होता है। जैसे कि हम अलग अलग आइसोटोप्स यूज करते हैं कार्बन के, तो उन आइसोटोप्स का यूज करके हम क्या निकालते हैं, उसके फॉसिल जो मटेरियल है उसके अंदर अलग अलग रेशो निकालते हैं कि भाई इस वाले के अंदर इतने ये वाले आइसोटोप इतना है और दूसरे वाले जो फॉसिल है उसके अंदर इतना है। कंपैरिजन करके हम, एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग, जैसे कि इसमें कार्बन के आइसोटोप को यूज करके हम उसका एज का पता करते हैं। तो दूसरा मेथड आपका कार्बन डेटिंग। पहला मेथड आपका सरफेस के अंदर कितना दबा हुआ है, जितना नीचे रहेगा उतना ही पुराना रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही वो आपका नया रहेगा, रिसेंट रहेगा।